पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिनके कारण से मुझे आप सबके बीच में आने का जिन्होंने अवसर प्रदान किया, श्रीमान संजय अग्रवाल जी, सीएमडी आईटीसी लिमिटेड श्री संजीव पुरी, आलोक किर्लोस्कर एमडी एसपीपी पंपस, मनीष भटनागर जी एमडी एसकेपी इंडिया लिमिटेड, प्रदीप मुलचानी जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और आपके सदस्य श्री राजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने यहाँ आप सबकी तरफ से हमारा यहाँ स्वागत किया। आपकी संस्था द्वारा इस बैठक में मुझे आमंत्रित किया गया, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आप सबकी संस्था विगत कई वर्षों से लगातार इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार आप सबके द्वारा होता रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी समाज या राष्ट्र की उन्नति में वहाँ के उद्योग धंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना औद्योगिक विकास के आर्थिक उन्नति पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि बिना उद्योग धंधों के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल सकता है और बिना रोजगार के किसी समाज की उन्नति भी संभव नहीं है। हमारे उत्तराखंड में, मैं जहाँ तक उत्तराखंड की बात करूं तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने उत्तराखंड 2003 में एक इंडस्ट्रियल पैकेज घोषित किया था और उस इंडस्ट्रियल पैकेज के कारण से उत्तराखंड में पूरे देश भर के सभी उद्योग तो सिलसिला लगातार आज तक भी चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर 2003 से जो सिलसिला चला था 2021 में और पिछले वर्षों में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमने लगातार, हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि आप सब लोगों से लगातार एक कम्युनिकेशन बना रहे, संवाद बना रहे। और इधर के दिनों में हमने मुख्य सचिव को इसके लिए विशेष रूप से कहा है कि आप सभी इंडस्ट्री के लोगों से हर महीने में उनकी कोई एक मीटिंग रखें और उस मीटिंग के माध्यम से आपकी जितनी भी जो भी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं इंडस्ट्री को लेकर, वो उनका निस्तारण करें। और हमने एक प्रक्रिया यहाँ पर चलाई है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, हमारा उद्देश्य है कि वो सबसे पहले वो इंडस्ट्री ठीक प्रकार से चले। कहीं पर अगर किसी प्रकार की, अगर सरकार की सहायता की उनको जरूरत है तो सरकार उनकी सहायता करे। उसको लेकर जो जरूरी नीति बनानी है, उस नीति को बनाने के लिए भी हम आगे आ रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों अपने सभी इंडस्ट्री के लोगों को कहा कि हम अपने प्रदेश में जितने भी हमारे इंडस्ट्री चलाने वाले उद्योग जगत के लोग हैं, उन सभी को हमने ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। कि पिछले दिनों बीच बीच में लगातार ये बातें सुनने को आती थी कि इंडस्ट्री की परेशानियां हैं, इंडस्ट्री को सुनना चाहिए। तो मैंने 4 जुलाई को मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। उसी दिन से मेरा विशेष फोकस है कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, इंडस्ट्री को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, उनके लिए अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, अच्छी सड़कें बननी चाहिए, हवाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए आने वाले समय में आपको दिल्ली से देहरादून आने के लिए मात्र 2 घंटे में आपकी ये दूरी पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारा हरिद्वार आने के लिए भी आपको 2 से 2.5 घंटे में दूरी पूरी हो जाएगी। और साथ में आपका जो हमारा रुद्रपुर है, काशीपुर है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारा आसपास का जो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां तक जाने के लिए सड़क हो या हवाई जहाज की सुविधा हो, हम दोनों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। रेल की सुविधा पर भी विशेष रूप से हमने रेल मंत्री जी से भी अनुरोध किया है, कंटेनर के लिए भी हमने बात की है।
हमारा पूरा फोकस है कि एक माहौल यहाँ पर बनना चाहिए। आप सब लोगों ने आज मुझे इसमें बुलाया और सब लोगों से मिलने का, वैसे तो अच्छा होता कि मैं आप सबके बीच में वर्चुअल न होकर आपके बीच में वास्तविक रूप से वहां पर होता तो और अच्छा होता। लेकिन पिछले कई दिनों से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से मैंने संजय जी से अनुरोध किया था और उनसे वायदा भी किया था कि मैं आपके कार्यक्रम में किसी न किसी माध्यम से आप सबके बीच में आऊँगा। तो पिछले सेशन में आदरणीय गडकरी जी थे, क्योंकि उसमें भी मैंने यहाँ से जुड़ने का प्रयास किया लेकिन कुछ कनेक्टिविटी बन नहीं पाई। लेकिन मैं बहुत जल्द आप सबके बीच में आऊँगा और आप सब लोगों से मेरा प्रयास होगा कि साहब, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन माफ़ी चाहूँगा। हम लोगों ने कोशिश की थी वो लिंक, क्योंकि अलग अलग सेशंस के थे, हम चाहते थे कि आपकी आपस में घनिष्ठ मित्रता भी है तो आप लोग एक सेशन में हो सके साथ, लेकिन ये हो नहीं पाया। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, सॉरी सर। तो मैं निश्चित रूप से जल्द ही आप सब लोगों के बीच में आऊँगा और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सब लोग आइए और उत्तराखंड में हम हर प्रकार से जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं उन सुविधाओं को बनाएंगे। और आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप समय समय पर हमें अपने सुझाव भी दें। यहाँ पर जो भी अच्छे से अच्छी नीति हो सकती है, अच्छे से अच्छी सुविधा हो सकती है, हम कोशिश करेंगे उनको देंगे। आप सबके माध्यम से मैं चाहूँगा कि पूरे देश भर के जितने भी उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको हमारा ये संदेश आप देंगे, मैं यही अपेक्षा करता हुआ और आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और आमंत्रित किया, मैं आप सबसे जुड़ा, आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान हुआ। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you very much for your welcome address. That was, of course, the Chief Minister of Uttarakhand today joining us at the PhD Chambers of Commerce event that we have put across. But let me also invite on board Shri Gautam Bali, the MD of Vestige Marketing now. If Mr. Bali, if you can hear us, you can continue with your address. Before Gautam Bali ji, can I just say one small thing? आदरणीय पुष्करनाथ धामी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड सर, हमारे कई मेंबर्स की यूनिट उत्तराखंड में है और हम जरूर कहेंगे कि भारत में से जरूर टॉप 5 में हमारा उत्तराखंड प्रदेश आता है। हमारा सर, क्योंकि ये हमारे राजीव अग्रवाल जी आपके साथ वहीं हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कोई टाइम ले लें। तो यदि आप दिल्ली 22 और 30 अक्टूबर के बीच में अगर आए, यहाँ 22 और 30 अक्टूबर के बीच में अगर कोई डेट दे दें तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आप हमारे सारे सदस्यों को दिल्ली में जो भी तारीख आपको, टाइम आपको पसंद हो, आप दिल्ली आइए और हम पूरे जितनी हमारा स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप बेस है उसके साथ हम पिच करेंगे कि जैसे उत्तराखंड में हम कैसे इन्वेस्ट करें और हमारे मेंबर्स के वहाँ पे जो इश्यूज हैं और उसके हमारे सुझाव हैं वो भी हम आपसे राजीव जी जैसा भी होगा आपसे हम लोगों से वो कर लेंगे। हमें बड़ी खुशी होगी आपसे मिलकर। थैंक यू जी। जो भी समय आप लोगों के अनुकूल होगा उसमें हम लोग बात कर लेंगे जी। धन्यवाद। Mr. Bali, if you can hear us, you can begin with your. Thank you so much, Ruchi. माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड धामी जी, Mr. Sanjay Agarwal, Pradeep Multani ji, and Mr. Dalmia, and my dear industry colleagues. I am thankful to PhD Chamber of Commerce and Industry for organizing the 116th annual session and inaugural session of Resilient India, which will enable us to share our insights on preparing a blueprint for our economy, which will bring prosperity to our country and which will facilitate the upliftment of masses. We are all living in a global economy where developments in one corner of the world has got impact on the other places as well. In the rapidly changing global economic order, India, on account of its skilled human resources, infrastructure, and economic environment, has an opportunity to emerge as a supply chain hub of Indo-Pacific region. Last 1.5 years have been a period of trial and tribulation for economy all across the globe.
However, the grit and resilience of common citizens is enabling the economies to come back on their feet, which is being reflected in the upswing of the stock markets. Today's session will signal robust, sustainable growth and will enable us to come up with a plan of action which will bring smiles and miles of prosperity to the Indian economy. I am delighted to share the dais with the captains of the industry, Shri Sanjeev Puri, CEO and MD ITC Limited, Shri Alok Kirloskar, Managing Director, SPP Pumps Limited, UK, and Head International Business, Kirloskar Brothers Limited, Shri Manish Bhatnagar, Managing Director, SKF India Limited. And I look forward to listening to each one of you. The exchange of viewpoints will enable PHD CCI to have a recommendation and work closely with all the state governments. India has a federal structure of governance, and over the years, states of Indian Union have been encouraged to pursue economic reforms initiatives in their respective states. In India, center and states have a very structured and process-oriented working relationship, and they work together on many nation-building initiatives jointly as Team India. Bureaucracy in India has a huge responsibility, and it has to be nimble and proactive in delivering the growth for our economy, and it needs to adapt to the changed economic circumstances. Cooperative federalism is the nucleus on which center-state relationship is based, and it ensures a flexible relationship between the central and the state governments to work together on a variety of initiatives and programs. India is a resilient nation and is poised to become a 5 trillion economy by 2026. And it aspires to become a $10 trillion economy by 2032 and 33. In our nation's march towards economic prosperity, sustainability, agriculture, food processing, manufacturing, and exports will play a very prominent role. These are growth sectors of Indian economy and landmark policies envisaged by center and states boosting its overall growth. Combined and cooperative efforts of center and states through path-breaking reforms will be the driver for overall economic growth. Agriculture and food processing industries are closely interlinked and have symbiotic relationship with FMCG industry of India and empowers rural India, that is the real Bharat. It has been due to the efforts of Indian farmer that India has emerged as self-reliant in food production. I would like to state that onus of transforming agriculture and states lies with both center and the states, and combined effort needs to upgrade the agri-infrastructure such as cold storages in India. I urge the government to push creation of world-class infrastructure and high-quality motorable roads, especially in the rural India, which will ensure transportation of agriculture produce across favorable markets in quick time. I would also like to commend Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, for his able leadership, and under his road guidance, if I'm correct, the Road Ministry built 13,327 kilometers of highways in the financial year 2021. I would also like to draw attention towards manufacturing and exports, and would like to state that exports showcase the pulse of the nation. Exports are integral to nation's aspirations to become a calling card for its vision for superlative growth. It needs to be encouraged if India has to emerge as an engine of growth. A shared vision is needed which will push the growth of our nation to a higher pedestal, which will place us amongst the high growth economies of the world. Those states in India have been empowered to come up with policies which will boost the growth of the economy in the above mentioned sector. However, India still needs to have cooperative framework in which efforts are channelized for nation's overall prosperity.
I would like to share the roadmap which will facilitate uptick in growth indices of our economy. India has 814 districts. I propose that there should be a central feedback mechanism where development initiatives of all districts can be reviewed. Secondly, exports boost the economic profile of the nation and earn the hard-earned currency for the nation. We as a nation should pull out all stops to support exports and make our industries competitive to compete with the best in the world. If India has to be counted amongst the ranks of the developed nations, then we'll have to invest heavily in technology and modernize its manufacturing industry. We as a nation cannot compromise on best global practices that are being followed all over the globe. We need a blueprint which will make our manufacturing industry amongst the best in the world. I am also thankful to our founders of our nation whose sacrifices have laid foundation of modern Indian state and appreciate the far-sightedness of visionary leaders who wrote our constitution. It is the intent and the provisions of our constitutions which even in this age of rapid transformation is delivering sustained growth of our economy and society. Though there are 30 states in the union, still we are all drawn to put our efforts towards common enshrined goal of our nation, that is prosperity and progress of our nation, which will realize the dream of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in making our country a 5 trillion economy by 2026. With this, I would like to end my message. Thank you so much. Mr. Bali, thank you very much. May I now also invite Mr. Sanjeev Puri, the CMD of ITC, to begin with his introductory remarks. Thank you, Ruchi, and good afternoon, distinguished guests and industry colleagues. It has been truly very encouraging and inspirational to hear the Honorable Chief Minister of Uttarakhand. I think the efforts to build an even more investor-friendly climate is indeed very welcome. And as a large investor in Uttarakhand with presence across all the 3 sectors of the economy, agriculture, manufacturing, and services, I think I'm more than happy to say that whatever the Honorable Chief Minister has said, actually one can witness that in action in the ground in the state. So this is immensely encouraging. No doubt this country with multifaceted diversity in terms